विद्या पंत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 और 2 इस वीडियो का बन चुका है ऑलरेडी, जिसमें हमने डिस्कस किया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 3 वाली वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो अब हम जानेंगे यहाँ पर कि ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज इट्स रिलेटेड टू अस। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होगी उसमें जो हमें जरूरत होगी, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली, यहाँ पे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो पहले हम डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस को। तो ये है मेरा टेस्टिस। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, ये जो राउंडेड है, ये इसको बोलते हैं हम टेस्टिस। ये हमेशा ही सिंगल नहीं है, दो होते हैं। यहाँ पे हमारे जो टेस्टिस होते हैं पेयर में होते हैं, तो इनको हम टेस्टिस कहते हैं। और इनका काम क्या रहता है? इनका काम रहता है जर्म सेल प्रोड्यूस करने का, या फिर जिसको कहते हैं स्पर्म्स। तो स्पर्म्स जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस। और ये एक हार्मोन को भी सिक्रीट करते हैं, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो एक काम क्या है कि जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे वो कौन करता है? टेस्टिस करता है। दूसरा, एक ये हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन को। और उस टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या रहता है हमारी बॉडी में? जो मेल्स होते हैं उनकी बॉडी में ये फंक्शन रहता है कि वो रेगुलेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को। ठीक है, कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन को रेगुलेट करते रहते हैं। और दूसरा फंक्शन है दैट द हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो फ्रेंड्स, प्यूबर्टी यहाँ पे एक एज होती है बोथ बॉयज एंड गर्ल्स में, जब उनमें कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे उनमें कुछ डेवलपमेंट होती है, कुछ चेंजेस हम देख सकते हैं। जैसे कि उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे ये पेनिस है, यहाँ पर इसकी ग्रोथ होती है, ये थोड़ा एनलार्ज होना लग जाता है। या फिर अंडर आर्म्स के अंदर हमारे कुछ हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, या प्यूबिक एरिया में हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। ठीक है, बॉयज में उनके जो ये फेस होता है उस पर ग्रोथ होने लग जाती है हेयर की। ठीक है, तो ये वो वाली एज होती है प्यूबर्टी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये ऐसे चेंजेस को लेके आता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेकंड जो पार्ट है यहाँ पर दैट इज स्क्रोटम। अब स्क्रोटम क्या होता है कि ये जो टेस्टिस है मेरी, इसको जो सराउंड करता है एरिया, ये होता है स्क्रोटम के अंदर। तो स्क्रोटम एक एरिया है जिसके अंदर टेस्टिस को रखा जाता है। ठीक है, और ये जो मेरी टेस्टिस है, ये जो होती है टेस्टिस और स्क्रोटम, ये आपकी जो बाकी बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे वो एब्डोमिनल पार्ट्स होते हैं, वो अंदर रहते हैं। लेकिन ये क्या है? दिस इज लोकेटेड द आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों लोकेट होती है? इसका कुछ रीजन है कि बाकी बॉडी पार्ट्स जैसे हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, बट ये बाहर लोकेटेड है। क्यों? बिकॉज उसमें जो स्पर्म फॉर्मेशन को एक लोअर टेम्परेचर की जरूरत रहती है। ठीक है, देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत रहती है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो इसलिए ये जो टेस्टिस है, इसको हम बाकी बॉडी पार्ट से हम थोड़ा इसको बाहर रखते हैं। ठीक है, स्क्रोटम में। उसके बाद है वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस, ये ट्यूब है, ये वाली ट्यूब जो इलोंगेट हो रही है, यहाँ से ये जा रही है। ठीक है, तो इस ट्यूब से ये जो पैसेज है, ये किसका पैसेज है? यहाँ से स्पर्म्स होके जाएंगे। ठीक है, आगे जाके यही ट्यूब जो वास्ट डिफरेंस वाली ट्यूब है, ये किसके साथ जुड़ जाती है? गॉल जो ब्लैडर है हमारा, नॉट द गॉल ब्लैडर, सॉरी, यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके साथ ये जुड़ जाती है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी पास होगा इसी ट्यूब से, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लेकिन स्पर्म्स भी पास होंगे, तो आगे जाके ये यूनाइट हो जाती है, इसके साथ जुड़ जाती है। तो वास्ट डिफरेंस क्या होता है? ये पैसेज है स्पर्म्स के लिए जाने के लिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। उसके बाद है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा हमारा यहाँ पर ये वाला पैसेज है जहां से स्पर्म्स और मेरे जो यूरिन होगा वो एक ही जगह से ट्रेवल करता है, बट नॉट एट द सेम टाइम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम यूरेथ्रा। उसके बाद है मेरे पास ग्लैंड्स। यहाँ पे दो ग्लैंड्स आप देख सकते हैं, ये वाली जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड,
और एक ये वाली ग्लैंड, ये होती है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। तो इन दो ग्लैंड्स का क्या काम रहता है कि जब यहाँ से स्पर्म आता है तो ये स्पर्म के फ्लो में हेल्प करती हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली यहाँ से फ्लो होके जा सके। तो दीज ग्लैंड सिक्रीट अ फ्लूइड विच हेल्प्स द स्पर्म टू फ्लो इजीली। एक फ्लूइड सिक्रीट करती है जिसकी वजह से स्पर्म जो है बहुत ही इजीली फ्लो हो जाता है, और ये प्रोवाइड करती है उस स्पर्म को न्यूट्रिशन या फूड कह सकते हैं। तो ठीक है, तो ये इसका फंक्शन रहता है। तो ये थे यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स। तो अब चलते हैं फर्दर और हम समझते हैं कि प्यूबर्टी क्या है, क्योंकि प्यूबर्टी वर्ड वहां यूज हुआ है, तो प्यूबर्टी को हम समझ लेते हैं। सो प्यूबर्टी इज द टाइम इन द लाइफ व्हेन अ बॉय और अ गर्ल बिकम सेक्सुअली मेच्योर। तो गर्ल्स में ये एज है 10 to 14 के बीच में और बॉयज में है 12 to 16 के बीच में। तो प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम है लाइफ में बॉय और गर्ल की जब उनमें सेक्सुअली वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, या फिर एडोलेसेंट चेंजेस आते हैं कुछ बॉडी में, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। तो वो क्या क्या चेंजेस है यहाँ पर देखते हैं। तो एट द टाइम टीन एज में 10 to 14 एज में गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है, साथ के साथ हेयर ग्रोथ होती है इन प्यूबिक एरिया एज वेल एज इन अंडर द आर्म पिट्स। फिर मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है, ये भी हम आगे डिटेल में समझेंगे व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। अभी के लिए आप जान सकते हैं कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन होता है कि हर महीने एक ही साइकिल होती है, 28 डेज के बाद ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, गर्ल्स की बॉडी से या फीमेल की बॉडी से, तो उसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। फर्दर एक्ने मीन्स पिंपल फॉर्मेशन हो जाती है, जो स्किन होती है वो थोड़ी ऑयली होने लग जाती है। बॉयज में है कि उनकी जो टेस्टीज है और पेनिस है उसकी ग्रोथ होने लग जाती है, दैट बिकम्स बिगर। साथ के साथ हेयर ग्रोथ होती है प्यूबिक एरिया में और आर्मपिट, सेम इन गर्ल्स ऑल्सो। साथ में उनमें मसल ग्रो होने लग जाते हैं, ठीक है, और एक्ने डेवलपमेंट होती है, फेस पे पिंपल्स आ सकते हैं, फेशियल हेयर, उनके फेस पे हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, और वॉइस काफी उनकी डीपन हो जाती है, ठीक है, काफी हार्श वॉइस हो जाती है, वॉइस में काफी चेंज आता है बॉयज की, ठीक है, तो थोड़ी मेच्योर उनकी जो वॉइस है वो लगने लग जाती है। तो ये था प्यूबर्टी। अब चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं पहले यहाँ पर उसके डिफरेंट पार्ट्स को। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर है ओवरीज। तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम ओवरीज, ठीक है, या दो पेयर में है ये भी यहाँ पर, और इनमें होते हैं एग्स हमारे जो डेवलप होते हैं। तो गर्ल्स में जो ये एग फॉर्मेशन होते हैं या एग्स जो होते हैं स्टार्टिंग से ही बाय बर्थ ही इसमें होते हैं, बट वो मेच्योर कब होना शुरू होते हैं, वो मेच्योर होते हैं जब उनकी एज होती है प्यूबर्टी वाली एज आती है, उस टाइम वो मेच्योर होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ओवरीज वही है, फीमेल जर्म सेल्स या एग्स जिनको कहते हैं, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज। ओवरीज के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे हॉर्मोन्स भी कुछ ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। अब ये जहां से ये एग मेरा जाएगा ट्रेवल होके उस ट्यूब को, दोनों तरफ से 2 ट्यूब्स लगी हैं, तो उस ट्यूब को हम कहते हैं यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। यहाँ से एग पास होता है ओवरी से लेके यहाँ वूम तक जाता है। वूम कहते हैं जहाँ पे बच्चा जो होता है जिसको न्यूट्रिशन मिलती है या 9 मंथ्स तक जहां रखा जाता है बेबी को, उसको बोलते हैं वूम, ठीक है। उसके बाद है यूट्रस। तो ये वाला पार्ट जहां पे बेबी को रखा जाता है 9 मंथ्स तक, या फिर यहाँ पे जो एग होगा आएगा यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम यूट्रस में, कि वो यूट्रस में होता है। तो यूट्रस क्या, जहां पे ये 2 फेलोपियन ट्यूब्स जुड़ी हैं जाके, उस पार्ट को बोलते हैं यूट्रस, और यहाँ पे बेबी यूट्रस में रहता है 9 मंथ्स तक। उसके बाद है सर्विक्स। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे सर्विक्स वाला पार्ट है, जो कि जुड़ता है आपके वेजाइना और यूट्रस को जोड़ता है, वो वाला पार्ट है बीच में सर्विक्स। एक नैरो ओपनिंग होती है बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना। उसके बाद वेजाइना है। वेजाइना क्या है, द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स के बाद जो ओपनिंग आगे होती है उसको बोलते हैं हम वेजाइना, ठीक है। तो ये थे इसके यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने डिस्कस कर लिया और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब समझते हैं कि यहाँ पे हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के भी स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो मेल एंड फीमेल है उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, वो होना जरूरी है, तभी यहाँ पे स्पर्म्स पहुंचेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक स्पर्म पहुंच गया, काफी सारे स्पर्म्स पहुंचेंगे, तो वो स्पर्म्स जो होंगे यहाँ से ट्रेवल होके कहाँ जाएंगे, या तो इस तरफ जाएंगे या इस तरफ, इस फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे।
तो दे विल ट्रेवल अपवर्ड्स टूवर्ड्स दी ओवरी, तो ओवरी में जाना होगा उनको, यहाँ पहुंचना होगा, यहाँ पे या तो इधर या इधर कहीं पर भी वो जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब स्पर्म पहुंच गया तो स्पर्म, यहाँ पे एग्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एग्स हैं यहाँ पर, तो स्पर्म और एग फ्यूज होंगे इकट्ठे, क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट। तो यहाँ पे एक जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है, ओवरी में। मान लेते हैं यहाँ पे एक स्पर्म पहुंचा और यहाँ पे एग के साथ फ्यूज हुआ और उसने जाइगोट बनाया। उसके बाद जब ये जाइगोट बन गया तो अब ये यहाँ से ट्रेवल होके, यहाँ ओविडक्ट से ट्रेवल होके कहाँ पहुंचेगा, यहाँ वूम में। मान लेते हैं वो यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी इम्प्लांटेशन होगी। तो ये होता है कि जब यहाँ से जो जाइगोट है वो यहाँ पहुंचता है इस यूट्रस में, तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या होता है, जाइगोट इम्प्लांटेशन इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस की लाइनिंग में उसको यहाँ पे रख दिया जाता है या उसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है। सो प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रॉय ऑन प्लेसेंटा, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे प्लेसेंटा, जहाँ पे इसको अटैच किया जाता है। तो जब यहाँ पे ये जो एग्स मैच्योर होते हैं, जिस टाइम पे एग्स यहाँ पे मैच्योर होने लगते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक एग यहाँ पे मैच्योर होने लग गया है, तो साथ के साथ यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक थिक लाइनिंग या प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होने लग जाती है। वो ब्लड वेसल्स ही होती है काफी सारी, उसकी यहाँ पे फॉर्मेशन साथ के साथ होने लग जाती है। क्यों होती है, बिकॉज ये खुद को प्रिपेयर कर लेता है। इस यहाँ से एम्ब्रॉय जो आएगा, मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन हुई तो यहाँ आएगा वो एम्ब्रॉय, है ना, यहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ जब ये पहुंचेगा तो वो उसको यहाँ पे वो अपने आप को खुद प्रिपेयर कर लेता है उसको यहाँ रिसीव करने के लिए, ताकि फर्दर जब इसको यहाँ अपने पास रखेगा तो उसको वो न्यूट्रिशन दे सके, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को इससे ले सके। तभी यहाँ पे बेबी फॉर्म होगा, उससे वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये लेगा प्लेसेंटा, और साथ के साथ इसमें कैपेसिटी होनी चाहिए उसको यहाँ पे संभाल के रखने की, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो अब देखते हैं कि ये एम्ब्रॉय को नरिशमेंट यहाँ पे मदर्स बॉडी में कैसे मिलती है। जब यहाँ एम्ब्रॉय पहुंच गया तो ये जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, तो ये कैसे मिलती है। तो हमने समझ लिया कि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन यहाँ पे क्यों होती है, बिकॉज हर महीने एक एग यहाँ मैच्योर होने लग जाता है प्यूबर्टी एज के बाद, तो साथ के साथ ये हर महीने यहाँ पे खुद को भी प्रिपेयर करने लग जाता है। यहाँ काफी सारी ब्लड वेसल्स हो जाती है और ये अपनी वॉल को थिक कर लेता है, ठीक है। नाउ द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ। वही चीज है कि यूट्रस जो है यहाँ पे हर महीने खुद को प्रिपेयर कर लेता है। क्यों करता है, ताकि वो यहाँ पे जो एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन हुई होगी उसको यहाँ पे रिसीव करेगा, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। नाउ द एम्ब्रॉय गेट्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। तो ये जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हुई है, प्लेसेंटा यही है जो यहाँ पे ये जो थिक बन गया है ब्लड वेसल्स की वजह से, तो यहाँ पे इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो यही प्रोवाइड करता है इस एम्ब्रॉय को नरिशमेंट, ठीक है। उसके बाद प्लेसेंटा देखिए क्या है, एक डिस्क है विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल, ठीक है। ये यूट्रिन वॉल में ये जो थिक यहाँ पे लगी है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। अब इसका क्या काम रहता है, तो इसका भी एक विली लाइक स्ट्रक्चर होता है। विली लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इस तरीके से, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी समझा था कि विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो एम्ब्रॉय की साइड पे इसका इस तरीके का विली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ताकि वो मदर्स बॉडी से क्या कर सके, नरिशमेंट ले सके, ठीक है। तो दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर्स टू दी एम्ब्रॉय। तो मदर से एम्ब्रॉय में ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंच सके, ग्लूकोज फूड पहुंच सके, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एम्ब्रॉय की डेवलपमेंट हो रही है, ये कुछ वेस्ट भी जनरेट करता है, वेस्ट सब्सटेंसेस को, तो उसको ये क्या करता है कि इसी ब्लड में वो थ्रो कर देता है इस प्लेसेंटा में, तो वो फिर चला जाता है मदर्स की बॉडी में और वहां से अपने आप रिमूव हो जाता है बाहर, ठीक है। तो ये इसका यहाँ प्रोसेस रहता है नरिशमेंट प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने मान लिया कि यहाँ पे एक एग फर्टिलाइज हो गया था और उसको कैसे ये हेल्प आउट करेगा नरिशमेंट में, तो वो हमने समझ लिया यहाँ पर कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कैसे होगा। फिर ये 9 मंथ्स तक यहाँ बेबी रहेगा, ठीक है। जब 9 मंथ्स पूरे होंगे तो बेबी विल कम आउट फ्रॉम दिस पाथ, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी तो यहाँ पे हमने समझा कि यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है। अब अगर सेकंड केस ये हो सकता है कि चलो एग ने तो खुद को प्रिपेयर किया, एग तो मैच्योर होने लग गया, साथ के साथ इसने खुद को भी प्रिपेयर कर लिया, बट मान लेते हैं कोई स्पर्म आया ही नहीं, तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, बट यहाँ हर महीने तो एक एग मैच्योर होगा ही, ठीक है। तो अब जब उसको स्पर्म नहीं मिलेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो क्या होगा कि ये क्या करेगा, यहाँ से रप्चर टूट जाएगा, रप्चर हो जाएगा और बाहर पहुंच जाएगा। तो साथ के साथ क्या होगा, ये
जो पूरी की पूरी लाइनिंग है, ये जो फॉर्म हुई होगी इतनी मोटी, यहाँ पे थिक जो लाइनिंग होगी ब्लड वेसल्स की, ठीक है, तो वो भी टूट जाएगी। वो सब अब ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वो यहाँ से बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं हम इसको क्या कहते हैं कि जब मेरी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यही चीज होगी कि क्या होगा कि वो एग जो था वहां पे जो मैच्योर होने लगा था वो एक दिन तक ही वहां पे रहेगा, ठीक है ना। ओवरी तो क्या करती है, हर महीने एक एग को रिलीज करती ही करती हैं, ठीक है। और यूट्रस भी हर महीने क्या करता है, खुद को प्रिपेयर करता है, ठीक है, क्योंकि उसको रिसीव करना होता है फर्टिलाइज्ड एग को। बट इस बार फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, तो लाइनिंग जो है थिक और स्पॉन्जी बन जाती है। बट अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो क्या होगा, वो लाइनिंग जो होगी वो रहेगी नहीं वहां पे अब, ठीक है। तो एग भी जो क्या होगा वो रप्चर हो जाएगा, स्लोली द लाइनिंग विल ब्रेक एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज अ ब्लड एंड म्यूकस। तो वो सारा ब्लड की फॉर्म में सब बाहर आ जाएगा। तो दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ, और ये साइकिल हर महीने चलती है, क्योंकि हर महीने एक एग मेच्योर भी होगा और वहां पे प्लेसेंटा भी फॉर्म होएगा, ठीक है। बट जब फर्टिलाइजेशन नहीं होएगी तो हर महीने अगर उसको फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो क्या करेगा, खुद को ब्रेक कर देगा और सारा का सारा वो ब्लड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। एंड इट यूजुअली लास्ट फॉर 2 to 8 days। और ये जो मेंस्ट्रुएशन वाली साइकिल है ये 2 से 8 दिन तक चलती है फीमेल्स में। तो जो स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुएशन की प्यूबर्टी एज में उसको मेनार्क बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, ठीक है। तो ये 10 to 14 एज में गर्ल्स में शुरू हो जाती है मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि उस टाइम एग्स जो है मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं और प्लेसेंटा की भी फॉर्मेशन होने लग जाती है, ठीक है। बट अब ये तो है नहीं कि अब इतनी छोटी एज में ही वहां पे जो होगा मतलब बच्चा पैदा कर देगी फीमेल, ठीक है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी। तो इसलिए क्या होता है कि उसकी वहां पे एग तो मैच्योर होने लग जाते हैं उस एज में, तो उसके बाद क्या होता है कि वो हर महीने क्या होता है, अगर नहीं फर्टिलाइज होगा तो वो बाहर निकल जाएगा एज अ ब्लड की फॉर्म में, ठीक है। और मेनोपॉज होता है एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब मेरा ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है पूरी स्टॉप हो जाएगी, ये फ्लो सारा स्टॉप हो जाएगा एक एज में जाके 50 to 55 एज में, तो उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। तो ये था यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड। अब हमारा इसका एक लास्ट टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अब जब रिप्रोडक्शन हो रही है, मेल एंड फीमेल इंटरकोर्स हो रहा है, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे डिजीज भी हो सकते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जिनको एसटीडीज भी बोलते हैं, ऐसे डिजीज कौन से हैं, कुछ बैक्टीरियल है और कुछ वायरल है। तो जो बैक्टीरियल डिजीजेज है वो होते हैं गोनोरिया एंड साइफिलिस, एंड वायरल होते हैं वॉट्स एंड HIV एड्स। तो ये नाम आपको याद रखने हैं दोनों, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो कुछ अब अगर ऐसे डिजीजेज है तो उनके लिए कुछ प्रिवेंशन भी होगी, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेनी पड़ेंगी हमें। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में है सबसे पहले कॉन्डम्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम कोई डिजीजेस ना ट्रांसफर हो, ठीक है। तो कॉन्डम्स यूज किए जाते हैं, प्लस कॉन्ट्रासेप्शंस होती हैं, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होंगे, ये होते हैं कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, या जब हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उस टाइम उसको कैसे अवॉइड किया जाए, तो कॉन्ट्रासेप्शन होती है। तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, जिससे क्या होता है फर्टिलाइजेशन को रोक दिया जाता है। नाउ डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करते हैं हम कॉन्ट्रासेप्शन के अंडर। तो सबसे पहले फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में वही आएंगे जैसे कॉन्डम्स हैं, सर्विकल कैप्स हैं या डायफ्रागम्स हैं। तो कॉन्डम्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि मेल जो मेंबर्स होते हैं वो पहनते हैं अपने पेनिस के ऊपर, जिससे क्या होगा कि उनका जो स्पर्म होगा वो नहीं बॉडी के अंदर हमारे आएगा, ठीक है। टू प्रिवेंट द यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, इसलिए इसको रोका जाता है इससे, फिजिकल बैरियर से। उसके बाद केमिकल मेथड्स हैं जिसमें कुछ ओरल पिल्स, कुछ ऐसी मेडिसिन ले सकते हैं जिससे हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं या हार्मोनल अनबैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर, जिससे कि एग्स जो होते हैं वो रिलीज नहीं होते हैं, ठीक है। बट ये इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए इनको हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना चाहिए। उसके बाद थर्ड है इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD कहते हैं जिसे। तो ये एक ऐसा डिवाइस है, कॉपर टी बोलते हैं इसे या लूप बोलते हैं, जिसको यूट्रस में रखा जाता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉपर टी, ये लाइक स्ट्रक्चर है, ये कॉपर का होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो फर्दर है आपके जो अगर जब आप
जब यहाँ पे जो स्पर्म्स आएगा उसको वो आगे जाने से रोकेगा, या कह सकते हैं कि यहाँ से जो एग और स्पर्म्स हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो ये उस चीज को रोकता है। तो ये ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिसको यूज किया जा सकता है। या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को, कुछ अभी एक बच्चा हुआ है तो अभी उसके बाद दूसरा बेबी अभी थोड़े टाइम बाद चाहिए, तब भी इस चीज को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स में मीन कुछ सर्जरी करी जाती है। तो मेल्स में क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जहां से स्पर्म्स ट्रेवल करते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसको स्पर्म क्या होता है, जिससे स्पर्म्स आगे नहीं जाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेसेक्टॉमी। तो मेल्स में इसको वेसेक्टॉमी बोलते हैं, और फीमेल्स में क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है जहां से वो एग्स ट्रेवल करते हैं टिल यूट्रस, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि एग्स आगे ना जाए, जिसको बोलते हैं ट्यूबिकटॉमी। तो ये जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं ये तब हम कर सकते हैं जब अब बेबी चाहिए ही नहीं फर्दर कभी, मतलब 2 बेबीज हो गए हैं, एक गर्ल एंड बॉय हो चुका है, तो अब बेबी की जरूरत नहीं है फादर और मदर को, तो उस टाइम पे कोई भी एक ये करवा सकता है, या मेल करवा ले या फीमेल करवा ले। तो ये मेथड्स है हमारे यहाँ पर प्रिवेंटिव कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो खत्म हो गई है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि आपके यहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए तो काइंडली इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए फेसबुक या व्हाट्सएप पे, ठीक है। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो तो हमारे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी नई वीडियो बनती है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।